हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर 2 करेंगे। मॉडल पेपर 1 जो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी, उसके लिए जो है मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। एक बार मैं उसको जो है दोबारा से मैं उसको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम 100 एमसीक्यू करेंगे, जिसमें कि 70 क्वेश्चन जो है वो हमारे फार्मेसी के होंगे, बाकी 30 जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके नॉन फार्मा के क्वेश्चन होंगे। तो सिलेबस जो है वो आपको पता है, एक बार जो है वो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखा देता हूँ। और आज की इस वीडियो क्लास में हमने उन क्वेश्चंस को भी शामिल किया है जो कि एम्स सीआरई एग्जाम में पूछे गए थे। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो है आपका पूरा आरआरबी का यहाँ पर सिलेबस होने वाला है कि जो आपका मेन सिलेबस है फार्मेसी का सिलेबस है, 70 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे। मैथ रीजनिंग से जो है आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल साइंस से जो है वो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो है यहाँ पर पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर आरआरबी ने जो है वो यहाँ पर जारी किया हुआ है कि बी फार्मा के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका एचएपी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, टोटल जो है यहाँ पे लगभग 40 के जो है आपके पास सब्जेक्ट हैं। और देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो आपका बैच है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, आप उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको मिल जाते हैं। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो है, जो मैं आपको ये 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी जो है मैं वहां पर अपलोड करूंगा ताकि जो है आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने जो है पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। हम यहाँ पे एचएपी से जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन बॉडी में जो है लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमरस, टिबिया, फीमर या फिर रेडियस। सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर चैट बॉक्स में जो है वो कमेंट भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन की बात की जाए, ये है फीमर, जिसको जो है हम थाई बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे जांग की हड्डी होती है, इसको जो है हम थाई बोन भी जो है वो हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी क्या है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन है। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट बोन की, तो हम कुछ और भी जो यहाँ पर चीजें हैं उनको भी जो है वो हम यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, जो कि है हमारा स्टैपीज। स्टैपीज जो है हमारी कहाँ पे होती है, कानों में होती है, मैलियस इनकस स्टैपीज, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाए, लार्जेस्ट ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए, तो वो है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर जो है क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात की जाए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात की जाए, तो ये जो है हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड जो है सबसे छोटा ग्लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल की बात की जाए, सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। लार्जेस्ट सेल की अगर बात की जाए, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल की बात की जाए, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये है आपका ओवम होता है। ओवम होता है, अंडा होता है, एग होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट सेल की, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये जो है आपका क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को भी जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। देखिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप इसको लिखेंगे, आप एक रफ कॉपी खरीद लीजिए सस्ती वाली, 40 से 50 रुपए की आपको मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और उसके साथ में जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, अगर आप इसको लिखते चलते हैं तो आपके पास जो है एक क्वेश्चन बैंक आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, स्टोमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लीवर में। तो ये हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में जो है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनका, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हार्ट का जो है पेस मेकर क्या होता है, एबी नोड है, या फिर आपका जो है एस ए नोड है, बंडल ऑफ हिज, या फिर परकिंजे फाइबर है। तो देखिए पेस मेकर जो होता है वो आपका एस ए नोड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
तो देखिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो है वो एग्जांपल क्या है, ऑप्शन दिख रहे हैं टैबलेट, कैप्सूल, सिरप। तो ये सब जो है हमारे कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है, लेकिन हमें एक इसमें एक नया दिख रहा है जो कि है आपका लाइपोसोम। लाइपोसोम क्या होता है, एक नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, एक यूनिक जो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये, ठीक है। तो चलिए अभी तक जो है वो हमने बिल्कुल सिंपल सिंपल जो है वो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज इन कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम। तो देखिए कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम में जो है कौन सा जो है वो पॉलीमर यूज किया जाता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉली एथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड या फिर पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीलैक्टिक को ग्लाइकोलिक एसिड PLGA, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में 50% स्कोर कर रहे हैं, 60% स्कोर कर रहे हैं, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन की वजह से जो है वो सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करते हैं तो जो आपका सिलेक्शन है वो 100% किसी न किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में हो जाएगा, लेकिन आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पूछा गया है कि ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ड्रग अप्रूवल इन यूएसए। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि ड्रग को अप्रूवल देती है, EMA, FDA, CDS को या फिर WHO। तो आप सभी जो है हमेशा न्यूज पेपर में पढ़ते होंगे कि जो आपका FDA है ये एजेंसी कहाँ की, अमेरिका की एजेंसी है, जो कि बहुत सारी दवाओं को जो है वो अप्रूवल देती है या फिर उनको रिजेक्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी IEC इज टू अप्रूव मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग की मार्केटिंग को अप्रूव करना, मॉनिटर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स को मॉनिटर करना, एथिकल स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित करना क्लिनिकल ट्रायल्स में, और अप्रूव मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को जो है अप्रूव करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का जो यहाँ पर मेन काम होता है कि जो भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, एनिमल्स के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उसको ध्यान करना, ठीक है, उस पर ठीक है ध्यान रखना, उसको यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर ठीक है मॉनिटर करना, ताकि जो भी उसके अंदर एनिमल्स उपयोग किए जा रहे हैं उनके ऊपर जो है यहाँ पर किसी भी तरह का जो है वो अत्याचार या फिर क्रुएल्टी जो है वो ना हो, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है जो कि यहाँ से एग्जाम में जो है कई बार पूछा जाता है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी। क्रुएल्टी का मतलब होता है अत्याचार टू एनिमल एक्ट, ठीक है। ये जो है 1960 में आया था, तो इस एक्ट को भी जो है आप लिख लेंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इसी के अंतर्गत जो है इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का जो है वो गठन किया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्लिनिकल ट्रायल से इतने सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, ठीक है। चलिए तो पहला है कि विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल असेस लॉन्ग टर्म ड्रग सेफ्टी आफ्टर मार्केटिंग। तो देखिए जो भी आपकी ड्रग बनती है, नई ड्रग की जो भी खोज होती है, इसको होने में काफी समय लगता है, और उसको जो है हमने बेसिकली 4 फेज में जो है वो हमने यहाँ पे इसको डिसाइड किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि लॉन्ग टर्म ड्रग सेफ्टी आफ्टर मार्केटिंग। तो एक बार जो है जब ड्रग अप्रूव हो जाती है उसके बाद जो है वो ठीक है मार्केट में चलने लगती है, तो वो आपका फेज 4 कहलाता है, और इसको जो है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी जो है इसे कहा जाता है। तो जो भी ड्रग जो है इस समय मार्केट के अंदर बिक रही है, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है वो नजर रखी जाती है कि क्या उससे कोई बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो उस ड्रग को जो है वापस से जो है मार्केट से रिकॉल कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज या फिर बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर जो है एक लिस्ट बना लेंगे पॉइजनिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लूमाजेनिल जो होता है वो आपका बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग का या फिर ओवरडोज का क्या होता है, एंटीडोट होता है। तो कुछ एंटीडोट का जो नाम है वो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। पहला है आपका एसिटामिनोफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल, ठीक है, एसिटामिनोफेन।
तो इसका एंटीडोट जो है वो आपका होता है एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया आयरन का अगर होता है पॉइजनिंग होता है, हम यहाँ पर पॉइजनिंग लिख देते हैं शॉर्ट में, ये आपका पॉइजनिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है वो एंटीडोट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस टेबल को जो है अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आयरन की पॉइजनिंग हो रही है तो उसमें जो है आपका डेस्फेरोक्सिम यूज होता है, डेस्फेरोक्सिम। ठीक है, डेस्फेरोक्सामीन जो है वो यूज होता है। उसके बाद देखिए अगर ओपियोइड्स की पॉइजनिंग है, ओपियोइड्स की पॉइजनिंग है तो इसमें जो है आपका एंटीडोट जो है आपका नैलेक्सोन होता है, नैलेक्सोन होता है। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोफॉस्फेट ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग है तो इस केस में जो है आपका एट्रोपिन यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो है तमाम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर साइनाइड पॉइजनिंग है, साइनाइड पॉइजनिंग अगर है तो उस केस में जो है आपका सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट जो है, सोडियम नाइट्राइट जो है या फिर एमाइल नाइट्रेट जो है वो उपयोग होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो एंटीडोट हैं आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो देखिए साइनाइड पॉइजनिंग का जो है एंटीडोट क्या है, ये है आपका एमाइल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एन एसिटाइल सिस्टीन जो है ये आपका किसका है, ये आपका जो है ठीक है पैरासिटामोल पॉइजनिंग का, या फिर जो है इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है एसिटामिनोफेन कहा जाता है। ठीक है, पैरासिटामोल का। ठीक है, एट्रोपिन जो है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का एंटीडोट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर ए ड्रग टिपिकली लास्ट फॉर। देखिए अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपने जो है किसी दवा का आविष्कार किया है तो आपको जो है 20 वर्षों तक जो है उस दवा का आपको पेटेंट दे दिया जाएगा कि उस दवा को जो है दूसरा कोई अभी नहीं बना सकता है। ठीक है, और एक बार जब आपका ये 20 वर्षों का समय पूरा हो जाएगा तो उसको भी जो है कोई भी जो आपके ऊपर कंपनी होगी वो उसको जेनरिक फॉर्म में जो है वो उसको बना पाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप का जो क्वेश्चन है अभी आपका एम्स सीआरई एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिन टेबल को हमने अपने सिलेबस में देखा है लेकिन हमने उसको सही से याद नहीं किया। ठीक है, एज पर इंडियन फार्माकोपिया इफ द सॉल्युबिलिटी रेंज ऑफ ए सॉल्यूट इज 30 to 100 पार्ट्स इट विल बी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है यहाँ पे आपको एक टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि 30 से लेके 100 तक जो है वो यहाँ पर वैल्यू दी गई है, तो ये जो है आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। ठीक है, क्या होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। एक बार हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो इस वाले टेबल को भी जो है आप अपने कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, इस तरह के तमाम जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि द लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन। ठीक है, तो देखिए अगर बात की जाए जीन्स की, अगर बात की जाए जीन्स की, जीन्स किससे मिलके बने होते हैं, ये जो है आपके डीएनए के मिलके बने होते हैं। जीन जो होते हैं किसके मिलके बने होते हैं, डीएनए के मिलके बने होते हैं। और जब आपका डीएनए होता है किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि लार्जेस्ट जीन कौन सा है। तो देखिए लार्जेस्ट जीन की अगर बात की जाए तो ये है आपका डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन क्या होता है, सबसे बड़ा जीन जो है वो हमारा ह्यूमन बॉडी का है। ठीक है, और जब यहाँ पे बड़े की बात हो रही है तो यहाँ पे छोटे की भी जो है वो यहाँ पर बात की जाएगी। तो अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट जीन की, ठीक है, स्मॉलेस्ट जीन की, तो ये आपका होता है टीडीएफ। क्या होता है, टीडीएफ होता है। और इसके फुल फॉर्म की बात की जाए टेस्टिस डिटरमाइनिंग MINING फैक्टर। तो टेस्टिस किसमें पाया जाता है, मेल्स के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है मेल कैरेक्टर्स को जो है, ठीक है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को जो है ये कंट्रोल करता होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जीन आपका टीडीएफ है और लार्जेस्ट क्या है, डिस्ट्रोफिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्लेवुलिक एसिड इज। ठीक है, तो क्लेवुलिक एसिड क्या होता है, इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टामेज, पोटेंट इनहिबिटर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, स्पेसिफिक फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनहिबिटर ऑफ 50S राइबोसोमल सब यूनिट। तो देखिए जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं जो कि एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट करने का काम करता है। तो जो भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ में जो है हमें बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर जो है वो हमें उसके अंदर कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो है वो बैक्टीरिया के बीटा लैक्टामेज जो आपके एंजाइम्स हैं उनको इनएक्टिवेट करे और उनके ऊपर जो है वो प्रभावी रहे। ठीक है, तो क्लेवुलिक एसिड हो गया, इसके अलावा आपका सल्बैक्टम हो गया। ठीक है, सल्बैक्टम हो गया, सल्बैक्टम हो गया, क्लेवुलिक एसिड हो गया, टैजोबैक्टम हो गया,
ये सभी जो है आपके क्या होते हैं, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, बीटा लैक्टामेज MAS, यहाँ भी आपको ASE देखने को मिल गया, मतलब क्या है, एंजाइम है। तो ये सभी क्या है, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के जो है ये सभी उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड इज यूज टू ट्रीट माइग्रेन। तो माइग्रेन के उपचार में जो है अर्गोट, कोका, विनका, बेलाडोना किसका यूज होता है। तो देखिए अर्गोट जो है इसका जो यूज है वो माइग्रेन के उपचार में होता है, और विनका की बात की जाए तो इसका जो उपयोग है वो आपका कैंसर के उपचार में होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे। तो देखिए HLB वैल्यू का जो है आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेटिंग एजेंट जो होते हैं, जो कि ठीक है, वेट का मतलब क्या होता है, गीला कर देना, तो इनका जो है HLB जो यहाँ पर रेंज होता है वो कितना होता है। ठीक है, वेटिंग एजेंट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से लेकर 9 तक। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर जो है यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। देखिए जो आपका ये HLB वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 20 तक। ठीक है, ये जैसे आपके पास एक स्केल होता है, ठीक है, आपके पास एक स्केल होता है, वैसे जो है आप इसको एक स्केल मान सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, और फिलिक का मतलब क्या होता है कि इसका पर फिलिक का मतलब होता है, ठीक है, लविंग, उससे अट्रैक्ट होने वाला, उससे प्यार करने वाला। और एक आपका होता है, ठीक है, लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक की बात की जाती है, ये क्या होता है, लिपिड लविंग होता है, ये क्या करता है, लिपिड को अट्रैक्ट करता है। चलिए तो अब जो है हम कुछ इसके वैल्यू की बात कर लेते हैं। 0 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक आप इस टेबल को बना लेंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आजकल पूछे जा रहे हैं। 8 से लेके 16 तक, 13 से लेके 16 तक। चलिए हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे हटा देते हैं ताकि आपको दिख सके। 13 से लेके 16 तक हो गया है, और आपका 16 से लेके 18 तक। ठीक है, तो आप इस चीज को जो अपनी कॉपी में जो है आप इस चीज को बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इसके आगे जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए अगर 0 से लेके 8 तक वैल्यू है तो ये आपका होगा एंटी फोमिंग। क्या होगा, एंटी फोमिंग होगा, ये फोम को बनने नहीं देगा। 3 से लेके 8 तक जो है आपका वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सीफायर होगा, इमल्सीफायर, इमल्सन बनाने का काम करेगा ये। 7 से लेके 9 तक जो है आपका क्या होगा, वेटिंग एजेंट होगा, वेटिंग एजेंट होगा ये। ठीक है, 8 वाला जो होगा वो आपका फोमिंग एजेंट होगा। ठीक है, फोमिंग एजेंट होगा। 8 से लेके 16 तक जो है आपका ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सीफायर होगा। 13 से लेके 16 तक जो है आपका डिटर्जेंट होगा, इसका जो उपयोग है वो यहाँ पर, ठीक है, कपड़े वगैरह धोने में होता है। और 16 से लेके 18 तक जो है ये आपका होगा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होगा, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो है ये होगा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, थोड़ा सा जो है आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में जो है आप इसका टेबल बना लेंगे, HLB टेबल लिख देंगे उसका नाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जो है हम चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू। तो देखिए जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, 0 ऑर्डर की और सेकेंड ऑर्डर की, इसका जो है वो हाफ लाइफ पूछता है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले 0 ऑर्डर की। ठीक है, 0 ऑर्डर की जो जो यहाँ पर फार्मूला होता है वो होता है आपका T1/2 बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन A0/2K। तो ये जो है आपका किसका है, ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए है। अगर बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का जो है यहाँ पर हाफ लाइफ अर्धायु का फार्मूला होता है 0.693/K। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का जो पर फार्मूला होता है वो आपका होता है T1/2 बराबर 1/K इनिशियल कंसंट्रेशन A0। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूलों को जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोलर मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल। अब देखिए मिल वाले से जो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि क्या कहा जाए। ठीक है, तो देखिए रोलर मिल जो होता है किस प्रिंसिपल पे जो है ये आपका काम करता है, कटिंग, इंपैक्ट, कंप्रेशन या फिर इंपैक्ट और एट्रीशन। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर हुआ है आपका कंप्रेशन यानी कि प्रेशर यानी कि दबाव। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे कुछ मिल्स के नाम लिख देते हैं और उनका जो प्रिंसिपल है उसके बारे में लिख देते हैं। कटर मिल जो होता है आपका कटिंग पे काम करता है, ये चीजों को क्या करता है, काटता है। रोलर मिल जो होता है, रोलर मिल कंप्रेशन पे काम करता है ये। ठीक है, कंप्रेशन पे काम करता है। हैमर मिल, हैमर मिल मतलब ये जो है आपका इंपैक्ट पे काम करता है। ठीक है,
हैमर मिल हो गया, डिसइंटीग्रेटर हो गया, डिसइंटीग्रेटर भी जो है आपका इम्पैक्ट पे जो है काम करेगा। बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, ये दोनों जो है हमारे काम करते हैं इम्पैक्ट और एट्रीशन पे। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप टेबल बना के लिख लेंगे, कौन सी जो मिल है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को जो है इसको बताने वाला जो है कौन सा इक्वेशन होता है, तो ये जो है आपका डार्सी इक्वेशन होता है। ठीक है, ये जो है आपका कौन सा इक्वेशन होता है, डार्सिंग इक्वेशन होता है। और इसके फार्मूले की बात की जाए V बराबर के ए डेल्टा पी बटे ईटा यल, ये जो इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन से जो है रिलेटेड हमारे पास डार्सी लॉ है या फिर डार्सी इक्वेशन है। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया डूहरिंग रूल जो है वो किससे संबंधित है, क्रिस्टलाइजेशन से, डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से या फिर साइज रिडक्शन से। तो ये जो है आपका डिस्टिलेशन से संबंधित होता है। ठीक है, तो देखिए डी फार्मा में आपने जो भी पढ़ रखा है उससे तो आप 50 से 60% स्कोर कर ले रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन और आपको सही करने जो कि आपके जीपेट लेवल के क्वेश्चन है या फिर बी फार्मा के सिलेबस से क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन को जो है आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम 50 से 60 जो है वो मैं आपको मॉडल पेपर करा दूं। तो अगर आप 10,000 क्वेश्चन की सीरीज जो है अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सिलेक्शन जो है 100% होगा। ठीक है, चलिए तो अगला भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीकर टेस्ट। लीकर टेस्ट आर यूजफुल फॉर। ठीक है, तो जो आपका लीकर टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है, वायल्स के लिए, टैबलेट के लिए, कैप्सूल के लिए, फिर एम्पुल के लिए। तो देखिए लीकर टेस्ट होता है आपका एम्पुल के लिए जो है वो किया जाता है कि जो आपका एम्पुल है वो कहीं लीक तो नहीं कर रहा है। और इस लीकर टेस्ट में जो है 0.5 से लेके 1% जो है मिथाइलिन ब्लू का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू इस केमिकल का जो है वो उपयोग होता है। इसका नाम जो है सभी लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे लीकर टेस्ट एम्पुल के लिए। और ये जो है आपका मिथाइलिन ब्लू जो है केमिकल्स यूज होता है 0.5 से लेके 1% कंसंट्रेशन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है NFL फार्मासिस्ट एग्जाम में जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी से हैं। तो देखिए पायरोजन टेस्ट जो है वो किस में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, रैबिट में, रेट में, सॉरी यहाँ पे रैट होना चाहिए था, फ्रॉग में या फिर पिग में। तो देखिए पायरोजन जो है ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के काम करते हैं। ठीक है, तो पायरोजन टेस्टिंग जो है वो रैबिट में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चन है अभी एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोपेलेंट 12 जो है इसका नाम क्या है, डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन। तो इस तरह के जो है मैं आपको और भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो देखिए प्रोपेलेंट 12 जो होता है आपका होता है डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोसेस इन विच ऑल वाइएबल लाइफ फॉर्म्स आर आइदर किल्ड आर रिमूव। तो ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी उनके स्पोर्स होते हैं, उनको जो है टोटली किल कर दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, स्टरलिटी या फिर एंटीसेप्टिक। तो इसको जो है हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। देखिए न्यू जो आपका ये इस तरह के जो टॉपिक है ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर करा रखा है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज जो है आपको एमसीक्यू की एक सीरीज देखने को मिलेगी। तो देखिए एनडीए का फुल फॉर्म होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो न्यू का मतलब क्या, न्यू का मतलब होता है नया। जब आपने किसी नए ड्रग मॉलिक्यूल की खोज की उसका आपको अप्रूवल लेना है। तो जो आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है इसको क्लिनिकल ट्रायल के किस फेज के दौरान जो है इसको सबमिट किया जाता है, इसको फाइल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका क्लिनिकल ट्रायल इसको जो है हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है, और फेज 4। ठीक है, फेज 4 जो है इसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, यानी कि जब जो आपकी दवाई है वो मार्केट में चलने लगती है। ठीक है, तो देखिए फेज 1 के अंदर क्या होता है, इसकी पहले जो है प्री क्लिनिकल स्टडी होती है, एनिमल्स वगैरह के ऊपर जो है वो स्टडी की जाती है। उसके बाद जो है फेज 1 में क्या होता है कि कुछ हेल्दी जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो है पहले उस दवा का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जाता है।
जब वो दवा फेज 1 में पास हो जाती है तो फेज 2 में जो है, जो यहाँ पर जो है कुछ मरीजों के ऊपर जो है उस दवा का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो कि ठीक है। तो जो आपके पर फेज 2 है उसमें जो है कुछ मरीजों के ऊपर जो है उस दवा का जो है उपयोग किया जाता है, और जिस बीमारी के लिए जो है उस दवा को बनाया जा रहा है, ठीक है। जब फेज 2 भी जो है जब पास हो जाता है तो उस दवा को जो है फेज 3 में जो है उसको भेजा जाता है, मतलब फेज 3 का स्टेप आता है। और इसमें क्या है, इसमें जो है बड़ी संख्या में अलग अलग जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, जो भी आपके यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, वहां पर जो है ठीक है अधिक संख्या में मरीजों के ऊपर जो है वो टेस्ट किया जाता है। और एक बार जब आपका फेज 3 में जो है आपकी ड्रग पास हो जाती है तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया जाता है कि हाँ हमने इस दवा को जो है हमने खोज लिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आफ्टर फेज 3, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जब कोई दवा जो है फेज 3 को पास कर जाती है उसके बाद जो है हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो हम फाइल करते हैं, ठीक है। और एक चीज जो है आपने और सुना होगा ANDA, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है। तो एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ऐसी ड्रग्स के लिए फाइल किया जाता है जो कि जो है यहाँ पर ठीक है मार्केट में पहले से चल रही हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जेनरिक ड्रग बोलते हैं। तो जेनरिक ड्रग के लिए जो है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, आपका प्री क्लिनिकल है, उसके बाद फेज 1 है, 2 से लेके 80, मतलब बहुत ही कम लोगों पे जो है वो उस दवा का उपयोग होता है। और सबसे पहली बार किसी भी दवा का जो ट्रायल है वो फेज 1 में व्यक्तियों पर किया जाता है। उसके बाद फेज 2 में जो है कुछ क्या है कि ऐसे लोग जो कि यहाँ पर जो है क्या है ठीक है बीमार हैं, ठीक है, और उसी बीमारी के लिए जो है उस दवा को खोजा जा रहा है, तो उन पे जो है वो प्रयोग होता है। उसके बाद जो है फेज 3 में उपयोग होता है, जिसमें जो है ठीक है अलग अलग सेंटर पर और काफी अधिक जो आपके पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनके ऊपर जो है वो क्लिनिकल ट्रायल होता है। और अगर आपके फेज 3 में जो है जो आपकी ड्रग है वो पास कर जाती है, उसके बाद जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है आप उसको फाइल करेंगे ताकि जो है उसका पेटेंट वगैरह जो है आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पूछा गया टैबलेट से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड, इसी को जो क्या कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए टैबलेट में जो है तमाम अलग अलग डिफेक्ट होते हैं, और डिफेक्ट से जो है तमाम जो क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो देखिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए जो है स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, 21 से लेके 24, 15 से 18, 18 से 20 या फिर 25 से 27। तो देखिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो टेम्परेचर होता है वो आपका रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 21 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो यहाँ पूछा गया कि NDA का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया है न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एज पर इंडियन फार्माकोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में जो है आ चुका है कि एज पर इंडियन फार्माकोपिया द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप। देखिए सिंपल सिरप में जो है सुक्रोज का परसेंटेज कितना होता है, 66.7% वेट बाई वेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आ चुका है फार्मासिस्ट एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज एकोमोडेट द हाईएस्ट वॉल्यूम। तो देखिए जो आपका 1110 साइज का कैप्सूल होता है, आपका क्या होता है, लार्जेस्ट साइज का कैप्सूल यही होता है। स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो आपका 5 नंबर वाला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसमें जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो हम स्टोर कर पाएंगे, 000 वाले जो आपका पर कैप्सूल का साइज है उसमें, और आपका 5 नंबर का कैप्सूल जो है सबसे आपका छोटा वाला होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में जो है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, बैसिलस स्टीरोथर्मोफाइलस। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर से ही आपका क्या होगा, रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो मल्टी डोज इंजेक्शन आर पैक इन, तो देखिए जो भी आपके मल्टी डोज इंजेक्शन होते हैं उसको किस में पैक करते हैं, वायल में पैक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और वहीं जो आपका एम्पुल होता है वो जो है आपका सिंगल डोज होता है, आपने उसको तोड़ा, पूरा जो है आपने उसको लगा दिया, खत्म हो गया। चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेड वैल्यू इन स्टरलाइजेशन इज बायोबर्डन, रेजिस्टेंस वैल्यू, स्टरलाइजेशन प्रोसेस टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्टेरिलिटी। तो देखिए जेड वैल्यू जो है आपका रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए जेड वैल्यू क्या है,
ठीक है। जेड वैल्यू की बात ये कि टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड फॉर डी वैल्यू टू चेंज, टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड फॉर डी वैल्यू टू चेंज बाई ए फैक्टर ऑफ 10। कहने का क्या मतलब है, देखिए हमें कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, हमें जो है कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा अगर हमें डी वैल्यू को जो है 1/10 करना पड़े। ठीक है। और देखिए डी वैल्यू क्या है, देखिए डी वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है, ये जो है आपका बेसिकली टाइम होता है, टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है डी वैल्यू जेड वैल्यू। ठीक है। तो डी वैल्यू क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, अचीव 90% रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, कमी, रिडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जब हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो ऐसा समय, ऐसा टाइम जिसमें जो है जो भी आपके यहाँ पर, जो भी आपके यहाँ पर ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या है, पॉपुलेशन है, हम उसको 90% कम कर सके। मतलब अगर 100 बैक्टीरिया थे तो जो है हम जो है 90 को हम क्या कर सके, हम उसको ठीक है समाप्त कर सके, 10 जो उसमें क्या हो जाए, बच जाए, 10 जो है आपके क्या है ठीक है बच जाए। ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव 90%, ठीक है 90% रिडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपका क्या है डी वैल्यू है। और जेड वैल्यू की बात की जाए तो ये है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड फॉर डी वैल्यू टू चेंज 1/10। मतलब हम कितना टेम्परेचर चेंज करें ताकि जो आपका यहाँ पर डी वैल्यू है वो पहले का 1/10 हो जाए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, 1 ड्रॉप जो है वो किसके इक्वल होता है, 0.6 ml के, 0.006 के, 0.4 ml के, या फिर 0.004 ml के। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुछ चीजों, तो देखिए कुछ चीजों के बारे में जो है वो हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 1 टी स्पून फुल बराबर 1 टी स्पून फुल, ये आपका होता है 4 ml। ठीक है, ये भी जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। एक आपका होता है 1 डेजर्ट स्पून फुल, ये आपका होता है 8 ml। एक आपका होता है 1 टेबल स्पून फुल, टेबल स्पून फुल, ये आपका होता है 15 ml। ठीक है, तो आप इस चीज को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लूम स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड होता है, ये जो आपका जिलेटिन से संबंधित होता है। ब्लूम स्ट्रेंथ होता है किससे संबंधित है, जिलेटिन से। और जिलेटिन आपका कैप्सूल से संबंधित है, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो NFL फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, पहले वाले में। ठीक है, तो देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 150 से लेकर 250 तक। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे जो है वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आजकल घुमाकर पूछ रहा है, किसमें, आपके यहाँ पर शेड्यूल वगैरह से। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया डिटॉल इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल। तो देखिए जो आपका शेड्यूल एम होता है आपका किससे संबंधित है, GMP से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से। सी जो है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से संबंधित होता है शेड्यूल। पी जो होता है आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, मतलब जो भी आपकी ड्रग है उसकी एक्सपायरी कब होगी। और शेड्यूल ओ जो होता है आपका डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से संबंधित होता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड में आपका फिनाइल वगैरह हो गया, आपका डेटॉल हो गया, ये सब आता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, एम्पेसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज विद इन 24 मंथ, दिस स्टेटमेंट्स कम अंडर। तो एम्पेसिलिन कैप्सूल जो है क्या एक डोजेज फॉर्म है, और इसका जो है यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है, और टाइम पीरियड जो है आपका शेड्यूल पी से संबंधित होता है। ठीक है, टाइम पीरियड, पी से पीरियड, और पी से जो है आपका शेड्यूल पी। ठीक है, शेड्यूल पी, शेड्यूल सी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, शेड्यूल एम जो है आपका GMP से संबंधित है, और शेड्यूल आर जो होता है ये आपका संबंधित होता है कॉन्ट्रासेप्टिव से, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम्स। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप याद रखेंगे, जो भी आपके ठीक है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि आपका हो गया कॉन्डोम हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका शेड्यूल आर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो शेड्यूल से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। शेड्यूल सी जो है किससे संबंधित है, अभी मैंने बताया है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट।
तो देखिए आजकल जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका हार्मोन होता है किससे संबंधित है, हार्मोन किससे संबंधित है, शेड्यूल सी। ब्लड किससे संबंधित है, क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये भी जो है आपका शेड्यूल सी से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए तो शेड्यूल जे किससे संबंधित है, अभी आपके एनएफएल फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है यहाँ पे शेड्यूल जे से क्वेश्चन आया था। तो देखिए शेड्यूल जे जो आपका यहाँ पर शेड्यूल जे है, इसमें ऐसी बीमारियों को रखा गया है जिनको जो है ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता है, जो है ठीक है, ऐसी बीमारी जिनको जो है वो ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता है। लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम टू क्यूर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है द मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन द नेल पॉलिश। तो जो भी आपकी नेल पॉलिश होती है उसके अंदर जो है मेन फिल्म को बनाने वाला जो है वो कौन सा केमिकल होता है, नाइट्रोसेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है बुगीज आर यूज्ड फॉर। देखिए सपोसिट्रीज जो है, सपोसिट्रीज डोजेज फॉर्म के बारे में जो है आपने जरूर से पढ़ा होगा। तो दो तीन चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। पहला है पैसरीज, पैसरीज जो है आपके किस में जाते हैं, वेजाइना में। बुगीज की बात की जाए ये जाते हैं यूरिथ्रा में। ठीक है, और एक होता है बुगिनेरिया, ये भी आप लिख लीजिए, बुगिनेरिया, इसका जो उपयोग है वो होता है नाक में, नेजल कैविटी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिथ्रल। ठीक है, बुगीज पूछा है, यूरिथ्रल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ आई स्मॉल जी कैपिटल जी, इसको बोलते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसी को जो है वो एंटीबॉडी कहा जाता है। ये आपका एम्स का क्वेश्चन है, एम्स सीआरई का भी एग्जाम हुआ, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देख के जो है वो यहाँ पर मैं भी परेशान रह गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रिसर्च किया तो जिसका जो आंसर है वो हमें मिल गया। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे शरीर में जो है टोटल 5 तरह के जो हैं वो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। जैसे कि इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन यम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, और आपका होता है एक आपका ई। ठीक है, जी एम ए डी ई। ठीक है, आप इसको याद करेंगे। और देखिए जो इसके यहाँ पर हाफ लाइफ है उसको भी जो है वो मैं यहाँ पर सामने लिख दे रहा हूं, आप इसको अपने कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका जी वाला होता है इसका होता है 23 डे होता है। एम वाले का जो है 5 दिन होता है। ए वाले का जो है आपका 6 दिन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है अपने कॉपी में आप लिखे रहिए, एग्जाम में जो है आपसे आगे पूछ सकता है। ठीक है, डी वाले का 3 दिन होता है, ई वाले का जो है आपका 2 दिन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है देखिए जो आपका यहाँ पर ई वाला है ये जो है आपका एलर्जी में शामिल होता है। एलर्जी हो गया, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो गया, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो गया। इसमें जो है आपका शामिल होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया आ गया आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इकलौता ऐसा जो है ये आपका एंटीबॉडी है जो कि ठीक है मदर से जो है उसके फीटस में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा। तो ये जो ऐसा है ये जो है प्लेसेंटा को जो है ये क्रॉस कर सकता है, क्रॉस प्लेसेंटा। एक है आपका यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन ए, तो ये ऐसा एंटीबॉडी है जो कि यहाँ पर ठीक है मदर के मिल्क के माध्यम से जो है इन्फेंट में, बच्चों में जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, तो ये जो है ठीक है मदर के कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। कोलेस्ट्रम में यहाँ पर लिख देता हूँ, कोलेस्ट्रम मतलब ठीक है मदर का पहला मिल्क, जब ठीक है बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो यहाँ पर मिल्क इंजेक्शन होता है मदर से, उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, ये वाला होता है। ठीक है, तो देखिए सबका जो है आप यहाँ पर हाई जो है आप इसका हाफ लाइफ जो है आप इसको टेबल में लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो क्वेश्चन इस तरह का भी एम्स सीआरई एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी टॉपिक से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है कुछ और भी जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। विच टेस्ट इज परफॉर्मेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। तो देखिए टाइफाइड के लिए जो है कौन सा टेस्ट होता है, सभी को पता है विडाल टेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी, तो इसका मतलब होता है एलर्जी, एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसमें जो है हमारा शामिल होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
आपका एंटीबॉडी ई। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच टेस्ट इज परफॉर्मेड टू टेस्ट ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिस का नाम होता है। तो देखिए सिक टेस्ट जो है आपका होता है डिप्थीरिया के लिए, मैंटॉक्स टेस्ट होता है आपका ट्यूबो, ठीक है, टीबी के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। लेप्रोमिन टेस्ट जो है आपका होता है लेप्रोसी के लिए, लेप्रोसी के लिए, लेप्रोसी बीमारी होती है। डिक टेस्ट जो होता है आपका होता है स्कारलेट फीवर के लिए, स्कारलेट फीवर। ठीक है, तो ये सारे जो टेस्ट हैं इनका नाम और ये किस बीमारी के लिए किए जाते हैं, आप इसको अपने कॉपी में आप इसको लिख लेंगे। चलिए, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर हुपिंग कफ। तो हुपिंग कफ का जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बैसिलस पर्ट्यूसिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टाइटेनी से जो है क्या होता है, इससे जो है आपका क्या होता है, ठीक है, टिटनस होता है। विब्रियो कोल्ला से क्या होता है, कोल्ला होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, पॉजिटिव एजेंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो आपका ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं दो फेज में, पहला होता है फेज 1 और दूसरा होता है आपका फेज 2। ठीक है, तो फेज 2 में जो है आपको बस आपको जो है बस दो रिएक्शन याद रखनी है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। ठीक है, ये तीन रिएक्शन फेज 1 की रिएक्शन होती है और इसके अलावा जितनी भी रिएक्शन है, सल्फेशन, मिथाइलेशन, ये सभी होते हैं फेज 2 के रिएक्शन। ठीक है, तो फेज 2 में जो है सबसे कॉमन कौन सा रिएक्शन है, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन। तो एट्रोपिन का जो है एंटीडोट क्या है, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, ये क्या होता है, एंटीडोट होता है किसका, एट्रोपिन का। ठीक है, चलिए तो टोटल जो है 47 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस का जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, स्कोपोलामिन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, निर्भर, मतलब टाइप 1 के जो भी आपके, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट उनको जो है वो इंसुलिन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और ये जो है आप एक तरह का जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलती है, बीटा सेल से निकलती है। ठीक है, और इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 51 अमाइनो एसिड होते हैं। कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये दो चेन की मिलकर बनी होती है, चेन ए चेन बी। चेन ए में जो है 21 अमाइनो एसिड होता है और चेन बी में जो है 30 अमाइनो एसिड होता है। ये फैक्ट जो है आपको याद होना चाहिए, कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो है एम्स में जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा कौन सा इंसुलिन है जो कि जो है लंबे समय तक जो है ये कार्य करता रहता है, सेमिलेंटी, आइसोफेन, लेंटी या फिर प्रोटामिन जिंक, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटामिन जिंक। ठीक है, तो प्रोटामिन जिंक जो होता है वो लंबे समय तक जो है वो कार्य करता रहता है और यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही है, PZI प्रोटामिन जिंक इंसुलिन जो है इसका जो है ड्यूरेशन है 36 घंटे का होता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, इंटरमीडिएट की, तो लेंटी एनपीएच क्या है, आपके इंटरमीडिएट वाले हैं और शॉर्ट एक्टिंग में आपका रेगुलर और सेमी लेंटी है। ठीक है, तो इस टेबल को भी जो है आप अपने कॉपी में बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडमैन सिंड्रोम। अभी जो है ये एम्स सीआरई एग्जाम में जो है पूछा गया था और कई सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेडमैन सिंड्रोम जो है आपका वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक से होता है और क्लोरामफेनिकोल से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, सॉरी ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो आपका क्लोरामफेनिकोल से होता है। किससे होता है, क्लोरामफेनिकोल से जो है आपका होता है। तो इस चीज को भी जो है आप लिख लेंगे, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरामफेनिकोल और रेडमैन सिंड्रोम वैंकोमाइसिन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रोन डिजीज जो है, क्रोन डिजीज अफेक्ट विच पार्ट। ठीक है, तो देखिए क्रोन डिजीज होता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो है संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जीआईटी उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की शुद्धता जो है वो किस डिवाइस के माध्यम से जो है उसको निर्धारित करते हैं? HPLC, पोटेंशियोमीटर, यूवी, कंडक्टोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फिनाइल एलानिन इज ए प्रिकर्सर ऑफ। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन जो है उसका प्रिकर्सर कौन है? प्रिकर्सर का मतलब होता है पूर्वज, ये जो है किससे बनता है? ठीक है, हिस्टामिन, डोपामाइन, टायरोसिन या फिर थायरोक्सिन। क्वेश्चन का सही आंसर है टायरोसिन। देखिए अमाइनो एसिड से जो है आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। टोटल जो है 20 टाइप के जो है आपके अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें आपके 10 एसेंशियल और आपके 10 क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं। अब देखिए एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, आजकल जो है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी जो है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है, एम्स CRE एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने का जो है एक ट्रिक है, वो ट्रिक जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एसेंशियल अमाइनो एसिड टोटल 20 होते हैं, 10 आपके एसेंशियल, 10 आपके नॉन एसेंशियल हैं। तो इसका ट्रिक है आपका वीआईपी हॉल में TT। ठीक है, तो V से आपका हो जाएगा वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, P से आपका फिनाइल एलानिन, H से हिस्टिडीन, A से आपका हो जाएगा आर्जिनिन। ठीक है, L से हो जाएगा ल्यूसिन, L से हो जाएगा आपका लाइसिन, M से होगा आपका ठीक है मैथियोनिन, E आपका रहेगा साइलेंट, T से होगा आपका थ्रियोनिन और T से आपका होगा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो इस ट्रिक को जो है आप अपने कॉपी में जरूर से लिख लेंगे, ये वाली ट्रिक लिख लेंगे वीआईपी हॉल में TT। और जितने भी मैंने आपको बताए हैं ठीक है अमाइनो एसिड के नाम, ये सारे क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड है, क्योंकि जो है आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि एलर्जिक रिएक्शन जो है, एलर्जिक रिएक्शन जो है वो किस इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से होता है? E वाला, G वाला, A वाला या फिर D वाला? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन E की वजह से जो है एलर्जिक रिएक्शन या फिर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो है वो होती है। ठीक है, चलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो है आपका एम्स CRE फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कार प्राइस रिएक्शन जो है वो किसे डिटेक्ट करने के लिए, किस विटामिन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर D, विटामिन A को जो है डिटेक्ट करने के लिए कार प्राइस रिएक्शन जो है ये उपयोग की जाती है। अभी जो है ये एम्स CRE एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B12 कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? तो देखिए विटामिन B12 क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है, मतलब इसके अंदर क्या होगा? कोबाल्ट पाया जा रहा होगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए तो इस तरह के भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमिडाजोल न्यूक्लियस? तो देखिए जोल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जोल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वाट्रिमोक्साजोल होगा नहीं, क्योंकि आपका ठीक इसमें आता है सल्फोनामाइड वाले में आता है। तो एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर B जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्यूटाकोनाजोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंटल सीमेंट? तो देखिए डेंटल सीमेंट के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर जिंक ऑक्साइड? तो क्वेश्चन का सही आंसर है कि डेंटल सीमेंट के रूप में जो है वो जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ वाटर। जो आपका यहाँ पर वाटर होता है क्या होता है? एसिडिक होता है, आपका बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखिए वाटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, ये आपका एसिड के रूप में भी काम कर सकता है और आपका बेस के रूप में भी जो है ये काम कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मूर्खसाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो देखिए इस टेस्ट का जो उपयोग है वो कैफीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया कि हीरोइन क्या है? ठीक है, तो यहां दिया गया मिथाइल, ऑप्शन नंबर ए मिथाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ब्यूटाइल मॉर्फिन या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए हीरोइन जो होता है आपका होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय? देखिए पहली वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजी गई थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंजेस फ्रॉम? तो ये जो है आपका 150 से लेकर 250 के बीच में जो है वो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन जीरो? तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है HLB वैल्यू
फॉर डिटर्जेंट, तो देखिए जो भी आपके डिटर्जेंट होते हैं उनके लिए HLB वैल्यू कितना होता है, 13 से लेकर 16 तक होता है। एक टेबल जो है अभी मैंने आपको बनवाया था इसी क्लास में। चलिए ट्विन 80 क्या है, ट्विन 80 जो है आपके सरफेक्टेंट होते हैं और इसका नाम क्या है, पॉलीऑक्सी एथाइलिन मोनोओलिएट। तो कुछ इस तरह के जो है वो यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और जो आपके यहाँ पर बाकी के उनका भी जो है वो मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ, आप यहाँ पर एंड वाले में ध्यान रखिए, पाल्मिटेट, यूरेट और आपका मेरिस्टेट। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका होता है ट्विन 60, इसको ट्विन 60 कहते हैं। ये वाला जो है आपका ट्विन 20 कहलाता है, ये जो है आपका ट्विन 40 कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। इन 1942 द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट क्वाइन बाई, तो एंटीबायोटिक शब्द को जो है सबसे पहले किसने दिया था, सेलमैन वॉक्समैन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए द यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो देखिए जो भी आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं इनका जो उपयोग है वो किया जाता है आपके इम्यूनोथेरेपी में, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी ठीक है कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट उसमें जो है इनका जो है वो उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है इम्यूनोथेरेपी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मूलर हिंगटन अगर। देखिए जहां भी आपको अगर देखने को मिल जाए ये आपका क्या होता है, ग्रोथ मीडियम होता है और इस मीडियम में जो है वो बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ मीडियम। तो यहां तक जो है फार्मेसी के 70 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है हम यहाँ पर बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं उनको जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। चलिए तो यहाँ पे जो है ठीक है 10 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, इसमें जो है कुछ आपके ठीक है करंट अफेयर के भी जो है वो कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है ठीक है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे सही आंसर होगा RD बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे RD बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पर है, ये है आपका पाकिस्तान में, अभी जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है और किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, ये भी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है ठीक है मौद्रिक नीति जो है उसे कौन तैयार करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। ठीक है, चलिए भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, फिशरी से संबंधित है। ठीक है, मछली पालन से, ठीक है मत्स्य उत्पादन से। भारत का पहला कौन सा शहर होगा जहां से जो है कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं या फिर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, भारत में 2025 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के भी जो है कुछ क्वेश्चन होंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो है जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है, मिशन अमृत सरोवर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अटकुल पोंगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरला में, और ये जो है आपका मनाया जा रहा है ठीक है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे 79 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में क्लाइमेट रिस्क एटलस 2025 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, वो है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां तक जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 80 तक जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। अब जो है हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन साइंस के जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन जो है ये हमारे साइंस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए लैक्टिक एसिड जो है वो किसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो है वो हमारा दही में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कर्ड। चलिए विच विटामिन हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि जो है ठीक है बॉडी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है, विटामिन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक डू नॉट रिलीज। ठीक है, तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे स्टोमक में मौजूद होती है वो इसमें से क्या रिलीज नहीं करती है, वो है सलाइवा, लार। लार जो होता है वो हमारे ओरल कैविटी में पहले ही बन जाता है, उसका स्टोमक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वी आर ट्रेवलिंग इन ए बस, फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब हम जो है बस में ट्रेवल करते हैं और जब बस अचानक से रुक जाती है तो जो क्या होता है, हम अचानक से जो है आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ये क्यों होता है, ये होता है आपका
ये आपका होता है, ठीक है, न्यूटन के पहले नियम जो कि है आपका, ठीक है, जड़त्व का नियम, द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिजिक्स का क्वेश्चन है। द वर्क डन बाय द मोटर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं, पी बराबर क्या होता है, W/T होता है। फिजिक्स के यानी कि जनरल साइंस के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो एक आपका होता है एल्कीन, एक आपका होता है एल्केन CnH2n+2, एक आपका होता है, एक आपका होता है, ठीक है, एल्काइन होता है, और एक आपका होता है एल्कीन होता है, एल्कीन। एक आपका होता है, ये आपका एल्कीन का फार्मूला था, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन वाले में CnH2n-2 होगा, ये होता है आपका Cn, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको सही कर देते हैं, CnH2n, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो CnH2n जो है हमारा यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, तो देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है, O2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो देखिए हमारे ब्रह्मांड में जो भी पिंड है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फार्मूला होता है कैपिटल G m1 m2/r², ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अभी मैंने आपको जितने भी अभी साइंस वाले क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं अभी RRB ALP एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस वाले सेक्शन में। और अभी जो है हम यहाँ पर रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन करेंगे, वो भी जो है बिल्कुल लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट pH, तो देखिए लोवेस्ट pH का मतलब क्या है कि वो चीज क्या होगी, एसिडिक होगी, अम्लीय होगी। तो इसमें जो है हमें गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका pH क्या होता है, सबसे कम होता है, 1 से लेकर 3 तक क्या होगा, एसिडिक होगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम, तो इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन के बीच में जो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप जो है ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है आप इस चीज को यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ से जो है आपके रीजनिंग वाले जो है वो क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो देखिए रीजनिंग वाले जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनको करने के लिए सबसे पहले आप ABCD लिखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या कोड बन रहा है, एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए इसने लिखा है UPTQ, इसने जो है वो यहाँ पर लिखा है OZNK, ठीक है। इसने जो है इस चीज को जो है इसने जो है इस तरह जो है यहाँ पर लिखा है। अब देखिए इसने लिखा है U का O लिखा है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं U का O, यहाँ पर U है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर पे जो है ये यहाँ पे क्या है, O आ रहा है। इसके बाद हम लेते हैं P, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 नंबर पे क्या आ रहा है, J आ रहा है। T से लेते हैं, T से 7 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ रहा है, N आ रहा है। मतलब ये जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरह जो है अगर हम यहाँ पर निकालें किसका, NIMJ का, तो N से 7वें नंबर पे कौन होगा, N है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समांतर का अनुसरण करते हुए NIMJ निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे आपका N है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या होगा, H होगा। उसके बाद क्या है, I से 7वां लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, C होगा। HC हमें किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो चुका है। रीजनिंग का जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा लग चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से पूछा गया था, ठीक है। तो किसी विशेष परीक्षा में जो है एक कक्षा के विद्यार्थियों की
एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, 80 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने माना है कि जो है टोटल अंक कितना है, माना यहाँ पे जो है आपका टोटल अंक जो है, कुल अंक जो है वो क्या है, x है। ठीक है, तो किसी विशेष परीक्षा में जो है एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी, ये जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कुल अंक जो है वो क्या हो जाएगा, चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए कुछ जो है आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, कुल अंक बटे कुल विद्यार्थी मतलब टोटल विद्यार्थी, और इनका औसत कितना दिया गया है, वो आपका दिया गया है 80। तो यहाँ से आपका कुल अंक कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो है आपका कुल अंक हो जाएगा 80। और ये जो है यहाँ पे मानना पड़ेगा कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी जो है वो है x, और हमें जो है यही x जो है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो कुल अंक बटे कुल विद्यार्थी। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, x हैं, तो यहाँ से कुल अंक कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 5 विद्यार्थियों को जो है वो हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है। 5 विद्यार्थी को हटाने के बाद ठीक है, तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं x, टोटल कितने हैं x हैं, और x में से जो है 5 को अगर आपने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। और टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो है यहाँ पर ठीक है, टोटल यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर स्टूडेंट है जो है वो आपके कितने हैं, x हैं, और x में से जो है 5 स्टूडेंट को जो है वो हमने हटाया, तो नीचे हम लिखेंगे 5। ठीक है, क्योंकि इन 5 जो आपके विद्यार्थी हैं इनका औसत अंक कितना दिया गया है, वो दिया गया है 40। ठीक है, यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है उनको हटा दिया जाए तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 5 होंगे, और इनका औसत अंक कितना है, ये है आपका 40। ठीक है, तो यहाँ से x - 5 बराबर आ जाएगा आपका 40 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 200 जो है x - 5 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो x - 5 बराबर आ चुका है 200। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप सारे स्टेप को जो है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए तो देखिए अब जो है शेष विद्यार्थियों के अंक कितने हो जाएंगे, तो बाकी बचे विद्यार्थी के अंक, 5 विद्यार्थी हटाने के बाद जो है जो बाकी के विद्यार्थी बचेंगे उनका अंक कितना होगा। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी थे 80x, और उसमें से जो है हमने 200 को जो है हम यहाँ पर कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, 200 क्या है यहाँ पर अंक है। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या आगे लिखा है, तो यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 हैं को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होंगे, 90 होंगे। ठीक है, तो शेष विद्यार्थियों के जो है औसत अंक क्या होंगे, 90 होंगे। तो इस चीज को जो है वो हमें यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, शेष विद्यार्थी, तो शेष विद्यार्थी कितने होंगे, 80x - 200, ये जो होगा शेष विद्यार्थियों का अंक होगा, और शेष विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी टोटल विद्यार्थी x - 5 हमने हटाया था, और ये आपका दिया गया है 90। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90x - 5 बराबर नीचे x जो है आप यहाँ पर नीचे 1 मान लीजिए, 80x - 20 हो जाएगा आपका 90x 9 × 5 = 45, 450 बराबर 80x - 20, ये हो जाएगा आपका 90x - 80x बराबर -20 + 450, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x बराबर जो है आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस परीक्षा को लिखने वाले जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 25। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए आप जो है रेलवे के मैथ की कोई बुक जो है आप परचेज कर लीजिए, और उसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक जो है आप लगा डालिए। ठीक है, ये वाला जो आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन है ये मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको जो है वो हम यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
84, 105 और 140 का जो है वो एलसीएम क्या होगा। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आप जो इस तरह जो है सबका क्या करेंगे, आप यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे सबका। आप यहाँ पर 420 का भी कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, और आप जो है 140 का भी जो है आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो जो गुणनखंड मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि जो है फटाफट से जो है हमारे सारे क्वेश्चन लग जाए। इसका मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, 105 का मिलेगा 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। कैसे आता देखिए, यहाँ पे 2 है तो इसका टेबल कितनी बार जाएगा, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 42 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद जो है ये टेबल आपका कितनी बार चला जाएगा, 2 बार ले जाइए, 2 से 2 दूनी 4, 2 इक्यावन 2, 21 बार चला जाएगा। उसके बाद 3 से ले जाइए, 3 7 21 होता है, 7 इक्यावन 7। ठीक है, ये आपको हो चुका है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, ऐसे ही जो है आप 105 का निकाल लेंगे, 100 और 140 का जो है आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो है हमें क्या देखना है, इसके बाद जो है हमें देखना है इसमें से कॉमन जो है वो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। कॉमन क्या क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें नहीं है तो ये आपका हो गया कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है तो ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। 3 इसमें है, 3 इसमें, ये भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 इसमें है, 5 इसमें, ये भी क्या हो गया, 5 कॉमन हो गया। 7 भी है, क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 25 60 7 6 42। ठीक है, 420 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 62 माइनस 2 भागे 7 प्लस 14 गुणे 7। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया गया वैसे आपको क्या करना है, आपको चेंज कर देना है। तो लिखा है 62 और क्या लिखा है, ठीक है, माइनस की जगह करना है गुणा, गुणा के निशान लगाइए 2। उसके बाद क्या लिखा गया है, भागे की जगह करना है जोड़ना है, 7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस की जगह करना है माइनस, माइनस करिए 14 लिखिए। उसके बाद लिखा गया, ठीक है, गुणे की जगह होगा भागा, भागा लिखिए। अब जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 62 गुणे 2 प्लस 7 माइनस 14 बटे 7। ठीक है, ये हो जाएगा 62 गुणे 2 प्लस 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 62 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ठीक है, 124 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 2। ठीक है, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 124, 7 कितना होगा, 24 6 30 31, 131 माइनस 2 कितना होगा, 129। क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो है 12.5% का प्रॉफिट कमाने के लिए एक वस्तु को 247 रुपए 50 पैसे में बेचता है, वस्तु का मूल्य कितना था। ठीक है, तो देखिए माना कि जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो था आपका x, और उसका जो है यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, उसका प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर 12.5%। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो उसका होगा कॉस्ट प्राइस इनटू जो उसका फायदा हो रहा है 12.5%, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू 12.5, और यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से भाग करेंगे हम यहाँ पर। और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है x गुणे 12.5 बटे 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ से जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 0.125x। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए हमको प्रॉफिट तभी होगा जैसे कि हमने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी, 7 रुपए की हमने बेची, तभी जो है हमें यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमको जो है यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ से जो है आपका सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 247 रुपए 50 पैसे, प्रॉफिट यहाँ पे आ चुका है 0.125x, और कॉस्ट प्राइस हमने माना है x, ये हो जाएगा आपका 1.125x बराबर 247.50, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 247.50 डिवाइडेड बाई 1.125, और जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 220 रुपए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि रेलवे का जो है कोई मैथ का बुक परचेज कर लेना है, प्रीवियस ईयर का जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक लगा डालिए। ठीक है, यहाँ जो है आपका वर्क टाइम से जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वर्क टाइम से जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यदि 25 व्यक्ति जो है
कि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 12 व्यक्तियों को जो है प्रतिदिन 20 घंटे काम करने के लिए जो है, तो ये 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले W1 की बात करते हैं। तो 25 व्यक्ति हैं जो कि 15 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 8 दिनों में जो है काम को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ जो है आपको मिल जाएगा 3000 घंटा जो है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 यूनिट काम, 5 यूनिट जो आपका काम है ये कर रहे हैं 3000 घंटे में। तो 1 यूनिट करेंगे 3000 बटे 5, 6 पचे 30, ये करेंगे 600 घंटे में। ठीक है, तो 1 यूनिट कार्य करने को जो है ये लगाएंगे 600 घंटे। और हमें कितना कार्य करना है, हमको कार्य निकलवाना है 10 यूनिट, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए 1 यूनिट कार्य करने में लग रहा है 600 घंटा, तो 10 यूनिट करने में कितना लगेगा, ये लग जाएगा आपका 10 गुणे 600, ये आपका लग जाएगा 6000 घंटा लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे W2 वाला केस क्या है, तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करना। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 12 व्यक्ति जो हैं 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 240, 12 दूनी 24 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, ये जो है 240 घंटे जो है प्रतिदिन जो है इनका यहाँ पर वर्क एफिशिएंसी है, तो 6000 घंटा। ठीक है, तो 6000 घंटा जो है 6000 घंटा, और यहाँ पर दिया गया आपका 10 यूनिट दिया गया है। तो 10 यूनिट को कार्य करने में जो है आपका लगेगा 6000 घंटा लगेगा। तो 6000 घंटे काम करने में लगा दिन। ठीक है, लगा समय या फिर दिन, तो ये आपका लग जाएगा 6000 घंटे और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 240। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 25 दिन। तो इनको जो है 25 दिन लगेगा। तो देखिए वर्क वाले भी जो है आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले से करके जाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल सिंपल सा है। 18/24 लिखिए बराबर हो जाएगा 24/y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 18y बराबर 24 गुणे 24। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24/18। ठीक है, आप इसको भाग करेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा, आप इसको भाग करिए 2 से, 2 9 18, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 तरीके 9 और 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये सॉल्यूशन वो आएगा ये आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर होगा 32, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर दिया एक आयत दिया है, एक आयत की भुजाएं जो हैं 8 और 10 के अनुपात में है, लेंथ विद। ठीक है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है कि लेंथ बटे जो विद है उसका रेशियो दिया गया 8/10 और इसका पेरीमीटर दिया गया 90 सेंटीमीटर। तो ये पूरा क्या है, पेरीमीटर, इसका क्या है, परिमाप है। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको लंबाई कितने देखने को मिल रही है, आपको देखो यहाँ पर यल है, यहाँ पर यल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। यहाँ पर चौड़ाई है, यहाँ पे चौड़ाई क्या हो जाएगा 2w हो जाएगा। तो 2l + 2w बराबर दिया है 90 सेंटीमीटर। अब जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 10l बराबर 8w हो जाएगा, यहाँ से l बराबर हो जाएगा 8w/10। ठीक है, अब जो है इस l की वैल्यू जो है आप इसमें रख दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणे l की जगह रखिए 8w/10 + 2w बराबर 90। तो यहाँ से जो है आपको w मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है आपको w मिल जाएगा, और जब आपको यहाँ पे w मिल जाएगा उसके बाद जो है उस w का वैल्यू क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16w/10 + 2w बराबर 90। हो जाएगा 1.6w + 2w बराबर 90। ठीक है, क्या है 1.6 है, हो जाएगा आपका 3.6w बराबर 90। तो यहाँ से w बराबर हो जाएगा 90/3.6। ठीक है, 90/3.6 जो है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है, और हम यहाँ पे भाग करते हैं 90 को 3.6 से, ये आपका आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें आप एक काम करिए, वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास यल बराबर क्या है, तो हमारे पास है यल बराबर 8w/10
8W की वैल्यू 25 है बटे 10। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2.5। 8 गुणे 2.5 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 गुणे 2.5 से, हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका पर आयत होता है इसका फार्मूला क्या होता है, इसके एरिया का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आ चुकी है 20, चौड़ाई आ चुका है 25। आंसर कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको फार्मूला जो है वो लगाना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो ट्रेनें हैं वो क्या चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है हम स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 90 + 60 कितना हो जाएगा, 90 10 100, ये हो जाएगा आपका 150 किलोमीटर पर घंटा। इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, 150 गुणे 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नीचे हमें एस का वैल्यू मिल चुका है। टोटल दूरी कितनी होगी, तो टोटल दूरी जो है आपकी हो जाएगी 500। ठीक है, तो यहाँ से टोटल टी बराबर निकल जाएगा 250 मीटर ट्रेन है एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन है 250 मीटर, तो आपका यहाँ पर ठीक है टोटल डिस्टेंस हो गया 500 मीटर, और जो है यहाँ पे आपका स्पीड निकला है मीटर पर सेकेंड में 150 गुणे 5/18। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 500, सॉरी ऊपर हो जाएगा 500, नीचे हो जाएगा 15 × 5 = 75, 750/18। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा आपका 500 गुणे 18/750, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको 12 सेकेंड जो है मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल जो है वो हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें कि हमारे फार्मा के 70 क्वेश्चन थे और आपके नॉन फार्मा के जो है टोटल 30 क्वेश्चन थे। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे नॉन फार्मा की, रीजनिंग वगैरह की, मैथ वगैरह की, आप प्रीवियस ईयर के तमाम बुक आते हैं आप उनको परचेज कर लीजिए, ताकि जो है आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें नॉन फार्मा के अंदर। सिलेक्शन होने के लिए जो है एक एक नंबर जरूरी होता है, और जो इसका पीडीएफ है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 में, उसको भी जो है मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। जय हिंद।